स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल रेडियोलॉजी स्कूल पे। दोस्तों आप सब लोगों को पता है कि ये जो सीरीज हमारा चल रहा है ये है बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। इस सीरीज में हम लोग रेडिएशन फिजिक्स को बेसिक से लेकर के जो उसके फाइनल चैप्टर होते हैं, यानी जो आपका बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का बुक है उसके 0 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, यानी पूरा बेसिक से फर्स्ट चैप्टर से। उसमें हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर को जानने की कोशिश करेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे सबका, जिस तरीके से आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं। तो उसी में जो हम लोग स्टार्ट किए हैं वो था जनरल फिजिक्स का, और जनरल फिजिक्स में भी क्वांटिटी एंड यूनिट्स का। तो वो वीडियो आ चुका है एक, जिसमें हम लोग पढ़े हुए हैं रेडियोग्राफिक यूनिट्स, केबीपी, एमएएस, और उसमें ये भी जाने थे कि किसके वजह से जो फिल्म होगा, जो कंट्रास्ट होगा, कितना ज्यादा होगा, कितना पेनिट्रेशन होगा, इन सब चीजों को जान चुके हैं। उसके बाद उसी वीडियो में हम लोग जाने थे कि फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं, डेराइव यूनिट कितने होते हैं, और कैसे फंडामेंटल यूनिट को हम लोग डिफाइन करते हैं और डेराइव यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं। बाकी और भी चीजों को उसमें हम लोग देखे थे। इसमें जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। उसी फिजिक्स में से कुछ कुछ चीजें रह गया है, उसको हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो सबसे पहला टॉपिक है आपका उसमें आज के वीडियो में ही है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली होता क्या है, तो जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं चीजों को अपने डेली लाइफ में। यानी हमारे जीवन में कुछ भी चीज है या जो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे हैं, तो उसको किसी न किसी चीज से कंपेयर करना होता है, ताकि हमें ये पता चले कि हम कौन सा चीज कितना ले रहे हैं या कितना हमारे पास है। जैसे अगर हमें कुछ सामान खरीदना होगा, जैसे सब्जी खरीदना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बाट आता है उससे कंपेयर करते हैं कि हमें कितना मिला है। तो जो दुकानदार होता है वो हमें कंपेयर करके दे देता है कि भाई साहब ये आपका 1 केजी है, ये 2 केजी है। तो इसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ में चीजों को कंपेयर करते हैं, और इसी में वो हेल्प करता है। फिर हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। अब इस स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में ये अंतर है, जो स्केलर क्वांटिटी होगा उसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, और जो आपका वेक्टर क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, तो जो स्केलर होगा उसमें मैग्नीट्यूड कैसे होगा, तो उसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जो नंबर होंगे उसमें। और जो आपका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वाले में यानी वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा और उसमें डायरेक्शन भी होगा। जैसे 30 डिग्री नॉर्थ, 4 किलोमीटर ईस्ट, राइट, इस तरीके से होगा। तो ये जो किलोमीटर 4 हो गया ये आपका मैग्नीट्यूड होगा, और जो ईस्ट हो गया वो डायरेक्शन होगा। पर इस स्केलर में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ लिखेगा 90 किलोमीटर, 30 डिग्री, लेकिन किधर जाना है, किस डायरेक्शन में जाना ये नहीं बताता है। उसी के बाद स्केलर क्वांटिटी क्या होगा आपका, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, वो कभी ना तो निगेटिव होगा और ना ही जीरो होगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी होता है, जिसके एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्केलर का मास है, एनर्जी है, लेंथ है, और जो वेक्टर है उसका वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद एक नोट्स लिखा है, नोट्स जो मास क्या होता है एक्चुअली उसके ऊपर का ये नोट्स है कि मास क्या होता है, हम किसे मास बोलेंगे। तो मैटर कंटेन इन अ बॉडी, यानी जो भी मैटर कंटेन होगा एक बॉडी में उसको हम लोग मास बोलेंगे। ठीक है, मास क्या होता है कि किसी बॉडी में कितना मैटर है। लाइक जैसे आप एक अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देख लीजिए, तो हम कहेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का कितना मास है, तो आप जो भी चीजें उस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होगा, इंक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स किस चीज से बना होगा, उसमें कितना मैटर लगा होगा, इन सब चीजों को कैलकुलेट करने के बाद जितना आएगा मैटर, वो सारा उस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का मास हो जाएगा, राइट। अब यहीं पे अगर वेट की बात कर ले, तो वेट में क्या होता है कि आपका एक एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करके एक जो है सो वैल्यू होता है, जिसको हम लोग जी के नाम से जानते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो आपका मास है उसी मास में एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उस चीज को हम लोग वेट बोलते हैं। वेट और मास में सिर्फ इतना अंतर है कि मास केवल और केवल उस बॉडी में जो भी मैटर कंटेन होते हैं उसको मास बोलेंगे, लेकिन उसी मास के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
हम लोग कैलकुलेट कर दे, उसके हेल्प से अगर उस चीज को कैलकुलेट करके आंसर निकाले या वैल्यू निकाले तो वो आपका वेट हो जाएगा। टेम्परेचर की बात कर ले तो टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी एंड ऑफ ए ऑब्जेक्ट, कुछ भी कह सकते हैं, या तो बॉडी या ऑब्जेक्ट कह लीजिए या मटेरियल कह लीजिए, किसी भी बॉडी का कितना हॉटनेस एंड कोल्डनेस का डिग्री है उसी को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। एंड जो हीट है ये हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, राइट। इस हीट के बारे में आगे थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन अभी टेम्परेचर पे बात कर ले। तो एक और चीज जो बताने को है, कोई बॉडी गर्म कैसे होता है या फिर ठंडा कैसे होता है। मान लीजिए हम लोग किसी को कोई ऑब्जेक्ट को छू करके कह देते हैं कि ये गर्म है और ये ठंडा है। ये तो जो हमारा ऑर्गन है, जो सेंस ऑर्गन है, वो बता देता है कि ये चीज, मतलब उससे हमें फील हो जाता है कि ये ठंडा है ये गर्म है, राइट। लेकिन यहीं पे बात कर ले कि एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट ठंडा और गर्म होता है वो होता कैसे है। तो आप सब लोगों को पता है कि जो बॉडी है वो मैटर से बना होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और एटम से बने होते हैं, और उसके रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं किसमें, सॉलिड में, राइट। अगर सॉलिड की बात कर ले तो उसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उसका रैंडम जो उसमें मॉलिक्यूल या फिर एटम लगे होते हैं ऑब्जेक्ट्स में, उसका रैंडम मूवमेंट होता है, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होता है ऑब्जेक्ट्स के हॉटनेस एंड कोल्डनेस के लिए, राइट। तो इसी वजह से कोई बॉडी हीट होता है, कोई बॉडी कोल्ड होता है। किसी को अगर आप हीट देंगे किसी भी ऑब्जेक्ट्स को तो वो कोल्ड हो जाएगा, क्योंकि उसके जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, उसका वाइब्रेशन और मूवमेंट और भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत तेजी से वाइब्रेशन होगा और ये उसके टेम्परेचर को बढ़ाता चला जाएगा, यानी डिग्री ऑफ हॉटनेस को बढ़ाता चला जाएगा। तो ये एक सीन है, एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट हीट और कोल्ड होता है, राइट। अब यहीं पे जो टेम्परेचर मेजर करने का जो स्केल है, वो 3 स्केल हमारे पास अवेलेबल है, सेंटीग्रेड, केल्विन या फिर एब्सोल्यूट और फ़ारेनहाइट, राइट। अब मान लेते हैं हमारे पास वाटर है। अब इस वाटर से इस वैल्यू को फिक्स किया गया है कि जब वाटर का मेल्टिंग पॉइंट आएगा तो उस मेल्टिंग पॉइंट पे अगर हम उस वाटर को सेंटीग्रेड स्केल से मेजर करेंगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। उसी टाइम पे अगर हम लोग केल्विन स्केल से मेजर करेंगे 73 उसका वैल्यू आएगा, और फ़ारेनहाइट से मेजर करेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका वैल्यू आएगा। यानी ये जो स्टैंडर्ड है ये फिक्स्ड है। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ले तो जो आपका वाटर होगा उस वाटर का अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, सेंटीग्रेड वाले से देखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। एब्सोल्यूट वाले से यानी केल्विन वाले से देखेंगे तो सिर्फ 373 केल्विन आएगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। सेम टाइम पे अगर तीनों अलग अलग स्केल से मेजर करेंगे तो उसका ये स्टैंडर्ड फिक्स दिया गया है, राइट। और फ़ारेनहाइट वाले से देखेंगे तो 212 यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट करके उसका वैल्यू आएगा। तो ये स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है, अलग अलग स्केल का अलग अलग मेजरमेंट, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू है अपना इसका ये, ठीक है। ये सब टेम्परेचर स्केल के ऊपर बातें हो गई कुछ थोड़ा। अब जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है किस स्केल में, तो जब आप सेंटीग्रेड स्केल से मेजर करेंगे तो आपके बॉडी का जो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जिसको कहते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस करके आएगा। जब आप फ़ारेनहाइट से मेजर करेंगे, जो हम लोग थर्मामीटर डेली लाइफ में यूज करते हैं, ज्यादातर ये फ़ारेनहाइट में होता है, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट करके आएगा। और अगर उसी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर चेक करने का कोशिश करेंगे उसी बॉडी का एब्सोल्यूट या फिर केल्विन स्केल से, तो 310 केल्विन करके जो है उसका वैल्यू आएगा। तो इससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड सभी स्केल का अपना अपना फिक्स है, और सेम ऑब्जेक्ट्स को अगर मेजर करेंगे सेम टाइम पे तो तीनों में अलग अलग वैल्यू आएगा, ठीक है। अब हो गई बात, अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ सेंटीग्रेड में चाहिए आंसर या फिर टेम्परेचर चाहिए किसी ऑब्जेक्ट का और फ़ारेनहाइट में मेजर कर लिया तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप सेल्सियस, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो है टेम्परेचर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में, राइट। उसके बाद अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा हीट की बात कर ले तो हीट पहले ही बताया मैंने, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसका यूनिट जूल होता है, ऐसा यूनिट इसका जूल होता है। अब हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ मटेरियल, यानी कोई मटेरियल है
जिसका जो एटम से या फिर मॉलिक्यूल से जो भी ऑब्जेक्ट है वो बने होते हैं, आपको पता है। तो जो एटम और मॉलिक्यूल है वो एक्चुअली इस पॉइंट से मूव करके यहाँ नहीं जाएगा और इस पॉइंट से मूव करके यहाँ नहीं आएगा। ये वाला जो एटम है ये इसको हीट करेगा, ये इसको हीट पास करेगा, ये इसको पास करेगा, ये इसको पास करेगा, ये इसको पास करेगा, 1 to 1 पास करते करते यहाँ तक जाएगा। तो इसमें एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन हीट इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक ट्रांसफर हो गया है, राइट। तो ये होता है कंडक्शन में, ये होता है कंडक्शन में। लेकिन यहीं पे कन्वेक्शन में क्या होता है, एक्चुअल मूवमेंट होता है पार्टिकल का। कैसे होगा, तो मान लेते हैं ये वाटर है और ये सारा वाटर का है ये। तो जब आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हीट देंगे तो क्या होगा, यहाँ का वाटर हॉट होकर के यहाँ जाएगा और ये कोल्ड वाटर यहाँ से कोल्ड वाटर यहाँ आ जाएगा, यहाँ का फिर हॉट वाटर यहाँ जाएगा और यहाँ का कोल्ड वाटर यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से एक्चुअल मूवमेंट होगा पार्टिकल में और ये हीट ट्रांसफर हो जाएगा। ये किसका मेथड है, ये कन्वेक्शन का मेथड है। अब यहीं पर अगर रेडिएशन की बात कर ले तो रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू जो है हीट ट्रांसफर होगा, जैसे आपका सन का हीट आता है इस अर्थ तक, राइट। तो ये हो गया आपका हीट ट्रांसफर। इस सब चीजों को आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप इसको बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप कहीं से फिजिक्स पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये हमारे चैप्टर का पार्ट था, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको कवर कर ले। अब यहीं पे हीट, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, कितना हीट ट्रांसफर हुआ या चेंज हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट्स में, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग कहते हैं dq/dt इज इक्वल टू KA Q1 माइनस Q2/L। इस फॉर्मूले से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें dq/dt हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, ये K हो गया आपका थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, ये A हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट जिसमें हीट ट्रांसफर होगा, और ये टेम्परेचर ग्रेडियंट, राइट। तो इस फॉर्मूले से आप हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट कर सकते हैं। हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट, हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट में ये अंतर है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट देंगे, हीट कैपेसिटी का बात कर रहे हैं, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट देंगे तो उस ऑब्जेक्ट का इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है, लेकिन चेंज नहीं होगा उसका स्टेट। यानी कोई बॉडी अगर सॉलिड है तो वो सॉलिड ही रहेगा, जब आप उसको हीट देंगे तो ये सॉलिड ही रहेगा। इसमें हो क्या कह सकता है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा, इसका टेम्परेचर राइज करेगा। यानी मान लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस है तो वो करके 10 हो सकता है, लेकिन जो इसका स्टेट है यानी सॉलिड है तो वो हमेशा सॉलिड ही रहेगा, अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे हीटिंग ऑफ आयरन रॉड, ये सिर्फ और सिर्फ हीट कैपेसिटी के पर्पज से दिया गया है। चेंज करने को इसको भी आप अगर हीट देंगे बहुत ज्यादा तो ये भी अपने स्टेट को चेंज कर देगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत कम हीट दिया जाए तो इसमें भी टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन इसका स्टेट चेंज नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। पर बहुत ज्यादा हीट अगर प्रोवाइड करेंगे रोड को तो वो भी एक मोल्टेन स्टेट में चला जाता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, राइट। यहीं पे अगर बात कर लेते हैं लेटेंट हीट की, तो लेटेंट हीट होता है जो छुपा हुआ एनर्जी होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये आइस का क्यूब है, इसको जब आप हीट देंगे तो क्या होगा, ये डायरेक्ट पिघलना स्टार्ट कर देता है, मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा, लेकिन जो इसका टेम्परेचर है वो बढ़ेगा नहीं, ना ही तो कम होगा, ये डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। और इसका इंटरनल एनर्जी चेंज तो होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, इसी की वजह से ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये अपने टेम्परेचर को राइज नहीं करेगा, ठीक है। विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी चेंज होगा और इसके शेप्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे आपके ये पूरा आज का नोट्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, या फिर आप अगर BRIT DRIT कर रहे हैं तो आप चैनल पे जुड़ जाइए। आने वाले समय में बहुत बढ़िया बढ़िया जो है सीरीज आने वाला है, ऑलरेडी इस पे कुछ वीडियोस अपलोडेड है जिसको आप जाकर के देख सकते हैं।